वालेकुम। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़। एंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़ में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और नेक्स्ट हमारा जो है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की हमने हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी की वीडियोस कवर कर ली हैं। इसके अलावा फंक्शंस और सिंथेसिस की वीडियोस में हमने कवर कर ली हैं। और अब हम आ रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड रेगुलेशन, एल्डोस्टेरॉन रेगुलेशन। हमने एड्रीनल कार्टेक्स में सबसे पहले जो ग्लोमेरुलोसा होता है, जो कार्टेक्स की अपर मोस्ट कवरिंग होती है, उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स था एल्डोस्टेरॉन लिया था। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन की हमने फंक्शनल सिंथेसिस कर लिया था और अब हम एल्डोस्टेरॉन की रेगुलेशन पे हैं। एल्डोस्टेरॉन की रेगुलेशन मोस्टली बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक होता है, तो हम यहाँ बायोकेमिस्ट्री और फिजियो यानी गाइटन में से जो कुछ है उसको इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन के सबसे पहले हम ये देखते होते हैं कि रेगुलेशन का मतलब क्या है। रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि कौन कौन से ऐसे हमारे पास स्टिमुलेटरी फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पास एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशंस को इन्हांस करेंगे और कौन कौन से इनहिबिटरी फैक्टर्स होंगे जो एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशंस को डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले आएंगे एल्डोस्टेरॉन ग्लोमेरुलोसा से आने से पहले हम ऊपर से आएंगे एसिटीएच को सिक्रीट करके लाएंगे। फिर हम यहाँ देखेंगे कि जो इंडिपेंडेंटली ग्लोमेरुलोसा की सिर्फ कौन सी स्टिमुलाई हैं। ठीक है, अगर हम आएँ तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस है एंड ये इंटीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच सिक्रीट द कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। इसके लिए कौन कौन सी स्टिमुलस हो सकती हैं, यानी कि कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कब रिलीज़ होगा। क्योंकि कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास क्या है कि कार्टिक्स के सब पे एक्ट करता है। मोस्टली इसका इफेक्ट हमारे पास फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस पे है, लेकिन इसका इफेक्ट ग्लोमेरुलोसा पर भी है। ठीक है, तो इसकी स्टिमुलाई हमारे पास कुछ इस तरह की होंगी कि हमारे पास क्या होगा कि यानी कार्टिसोल जब हमारे पास ब्लड में डिक्रीज़ होगा या हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशंस होगी। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, और या हमारे पास कोई स्ट्रेस होगा। इसके अलावा हमारे पास जो ब्लड वॉल्यूम कम होगा या ब्लड प्रेशर कम होगा, जो हमारे पास एल्डोस्टेरॉन की स्टिमुलाई हैं, तो उनसे भी हमारे पास हाइपोथैलेमस से कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होगा। ठीक है, दिस विल कम टू द प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सेस एंड देन टुवर्ड्स द ब्लड वेसल्स, सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सेस एंड एक्ट ऑन द कार्टिकोट्रोप्स। ठीक है, कार्टिकोट्रोप्स हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स हैं जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, इसकी स्टिमुलस पे हमारे पास एसिटीएच प्रोड्यूस करेंगे, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनल कार्टेक्स पे इसने एक्ट करना है और ये हमारे पास जहाँ आ चुका है एड्रीनल कार्टेक्स पे। ठीक है, इसने स्टिमुलेट करना है। एक चीज़ हमने ये डिस्कस कर ली है कि जो हमारे पास ग्लोमेरुलोसा पे एड्रीनल कार्टेक्स का इफेक्ट कम होता है जितना इसका इफेक्ट नीचे वाले फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस पे होगा। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि इस पे इफेक्ट ज़्यादा किसका है, तो इसकी कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं। ठीक है, अगर हम ग्लोमेरुलोसा के सेल देखें तो इसको देखते हैं कि उसको कौन कौन सी, यानी कोई भी हमारे पास ग्लोमेरुलोसा का सेल है सपोज, तो इस पे कौन कौन सी स्टिमुलाई होंगी, तो इस पे हमारे पास 3 to 4 स्टिमुलाई होंगी। ठीक है, तो इस पे सबसे पहले हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई होगी मैं पहले उसको लिखूंगा। हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि एंजियोटेंसिन 2 कैसे प्रोड्यूस हुआ है, हमारे पास रास सिस्टम क्या है, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम क्या है। उसके बाद हमारे पास दूसरी स्टिमुलाई इसकी है, इसकी होती है हमारे पास पोटाशियम आयन। द थर्ड वन इज इंक्रीज इन द पोटाशियम आयन। ठीक है, इंक्रीज इन पोटाशियम आयन इंक्रीजेज द एल्डोस्टेरॉन प्रोडक्शन। द थर्ड स्टिमुलाई इज एसिटीएच विच इज द लीस्ट पोटेंट फॉर ग्लोमेरुलोसा फॉर द एल्डोस्टेरॉन प्रोडक्शंस। ठीक है, द फोर्थ वन इज़ हमारे पास इनहिबिटरी स्टिमुलाई है विच इज़ इंक्रीज्ड सोडियम आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड। जब हमारे पास सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होगी तो दिस इज़ द इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑन द एल्डोस्टेरॉन प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको बता रहा हूँ कि चूँकि हम सबसे इसमें सबसे जो पोटेंट स्टिमुलस होती है वो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 की होती है, यानी कि एल्डोस्टेरॉन की अगर हमसे कोई पूछे कि विच इज़ द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलाई फॉर द एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन, तो दिस इज़ हमारे पास ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 है, इसको हमने याद रखना है। ठीक है, इसका पोटेंट है तो इसका हम पाथवे भी अलग से डिस्कस करेंगे कि ये कब प्रोड्यूस होगी, यानी एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास कब आएगा, कि एंजियोटेंसिन 2 आएगा तो एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि जब हमारे ब्लड में
पोटाशियम आयन ज़्यादा हो जाता है और एसिटेट और ये। तो नेक्स्ट एक डायग्राम है जिसमें मैं आपको एंजियोटेंसिन 2 से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि ये कैसे आता है और रास सिस्टम क्या है। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टिमुलाई? द फर्स्ट स्टिमुलाई वाज एंजियोटेंसिन 2 थी हमारे पास। एंजियोटेंसिन 2 किस तरह आती है? हमारे पास रास सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम क्या है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अब एंजियोटेंसिन 2 कब प्रोड्यूस होगा, इसकी हमारे पास स्टिमुलस क्या क्या हैं। तो जब भी हमारे पास हमारा जो ब्लड वॉल्यूम कम होगा या ब्लड प्रेशर कम होगा, या हमारे पास क्या होगा कि डिहाइड्रेशन हुई है, या हमारी बॉडी में क्या है कि सोडियम कम पड़ गए हैं, या हमारे पास कोई भी ट्रामा हुआ है और ब्लड लॉस हुआ है यानी एट द एंड ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, तो इनमें से कोई भी स्टिमुलस होगी तो ब्लड प्रेशर हमारे पास कम होगा। तो दिस रास सिस्टम इज़ द होल टू इंक्रीज़ द ब्लड प्रेशर, यानी कि जब भी हमारे पास ब्लड प्रेशर कम की तरफ जाएगा तो उसको इंक्रीज़ की तरफ ले जाने वाली चीज़ क्या है? हमारे पास रास सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, होता क्या है कि जब ये हमारे पास लो सोडियम वाला ब्लड किडनी से पास करता है तो वहाँ हमारे पास जक्स्ट्रा जेजी सेल्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं किडनी में। ठीक है, वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेंगे किडनी से हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे रेनिन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, रेनिन हमारे पास क्या होगा कि ब्लड में आएगा और ब्लड में हमारे पास लिवर से एक प्रोटीन ऑलरेडी प्रोड्यूस हुई होती है विच इज़ कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन ऑलवेज प्रोड्यूस हुई होती है, लेकिन उसको किसकी ज़रूरत होती है? रेनिन की ज़रूरत होती है, वैसे वो वर्क नहीं करती। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, अब क्या करेगा कि यहाँ पर एंजियोटेंसिनोजन पर कौन एक्ट करेगा? रेनिन एक्ट करेगा। वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 हमारे पास सर्कुलेशन में जाती है और जब ये हमारे पास लंग्स के पास से गुजरती है तो लंग्स, अच्छा दूसरी एपिथेलियम लाइनिंग्स में भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास ये जो ACE एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम मोस्टली कहाँ होता है कि लंग्स की जो एपिथेलियम होती है उसके साथ होता है। और जब हमारे पास ये एंजियोटेंसिन 1 सर्कुलेशन में होता हुआ इसके पास से गुजरता है तो ये हमारे पास एंजाइम है जो इसको क्लीवेज करेगा एंजियोटेंसिन और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास जो हमारी स्टिमुलाई थी एल्डोस्टेरोन के लिए, हमने जिसके लिए एंजियोटेंसिन 2 सिस्टम पढ़ रहे हैं, वो स्टिमुलाई हमारे पास आ गई है सपोज। ठीक है, अब इस स्टिमुलाई का जो हमने जो यहाँ इफेक्ट पढ़ना है वो क्या है कि एंजियोटेंसिन 2 ग्लोमेरुलोसा जो हमारे पास आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द कॉर्टेक्स है वहाँ पर एक्ट करेगी एंजियोटेंसिन और क्या प्रोड्यूस करवाएगी? हमारे पास एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन हमारे पास प्रोड्यूस करवाएगी। तो ये तो हो गया। इसके अलावा अगर हम चूँकि एंजियोटेंसिन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो होगा वो इस पे होगा कि ये पूरी बॉडी में हमारे पास क्या करेगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। चूँकि ब्लड वॉल्यूम कम है और या ब्लड प्रेशर कम है तो ये हाई की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पूरी बॉडी की वेजो कंस्ट्रिक्शन कौन करवाएगा? हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेटर क्या है? एंजियोटेंसिन 2। उसके अलावा ये क्या करवाएगा कि एल्डोस्टेरोन हमने पढ़ लिया है और उसके अलावा क्या करवाएगा कि थर्स्ट सेंटर पे एक्टिवेट करेगा और कहेगा कि फ्लूइड इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि हमारी बॉडी का वॉल्यूम कम हुआ है। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम है। और तीसरा ये क्या करेगा कि ADH पे एक्ट करेगा और ADH हमारे पास क्या करेगा? वो रीनल से यानी कि यूरिन की हमारे पास यूरिन की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ करेगा और वाटर की हमारे पास रिटेंशन करवाएगा। एट द एंड होल एंजियोटेंसिन सिस्टम गोज़ टुवर्ड्स द हाई ब्लड प्रेशर, यानी जो ब्लड प्रेशर हमारे पास लो हुआ है तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए ये हमारे पास सारी स्टोरी क्या है कि उसको इंक्रीज़ करने के लिए है। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टिमुलाई पर। तो नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं फर्स्ट स्टिमुलाई हमारे पास क्या थी? एंजियोटेंसिन 2 जिसने हमारे पास एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करवा दिया है। किस मैकेनिज्म के थ्रू करवाया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका मैकेनिज्म क्या है यहाँ हम रेगुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टिमुलाई हमारे पास क्या है कि पोटाशियम आयन का हाई हो जाना। ठीक है, जब भी हमारे पास पोटाशियम आयन हाई होता है तो इसकी एसोसिएशन में सोडियम आयन कम हुआ होता है। ठीक है, तो सोडियम आयन कम होना और पोटाशियम आयन हाई होना इसके लिए हमारे पास स्टिमुलाई है। सोडियम आयन हाई होना इसकी इनहिबिटरी इफेक्ट है, ये हमारे पास इनहिबिटरी इफेक्ट इसमें मैंने लिखा हुआ। ठीक है,
तो दूसरा फैक्टर क्या है, सोडियम आयन का हाई, पोटाशियम आयन का हाई हो जाना। सपोज ये पोटाशियम आयन हमारे पास हाई होंगे तो ये हमारे पास क्या करेंगे, ये भी हमारे पास क्या एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन में इन्हांस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टिमुलस क्या है, ACTH है। ACTH हमने यहाँ तक ले आए थे हम ACTH को, ACTH हमारे पास आ चुका है। तो ACTH हमारे पास रिसेप्टर होंगे, यहाँ ACTH के मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास वो अंदर कैस्केड्स लाएंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म को। तो ये हमारे पास क्या थी, रेगुलेशन की स्टिमुलाई थी, जिनका एट द एंड रिज़ल्ट क्या होगा हमारे पास के सोडियम लेवल को इंक्रीज़ करवाना एट द एंड रिज़ल्ट होगा। और दूसरा एट द एंड रिज़ल्ट क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, क्योंकि वाटर ऑलवेज फॉलोज सोडियम, ठीक है। और तीसरा इफेक्ट क्या होगा कि हमारे पास ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करेंगे, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ की तरफ लेके जाएंगे। और हमारे पास इन सारे इफेक्ट का हमारे पास नतीजा क्या है कि एट द एंड क्या करना है इन्होंने, इनके ब्लड प्रेशर को लो से नॉर्मलाइज की तरफ लेके जाना है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन का भी यही फंक्शन है, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि एल्डोस्टेरॉन किस तरह हमारे पास उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। ये स्टिमुलाई जब आएंगी तो हमारे पास अंदर कैसा, कौन सा ऐसा कैस्केड चलेगा, कौन से रिसेप्टर्स होंगे उसके एल्डोस्टेरॉन के, ठीक है। यानी एल्डोस्टेरॉन तो यहाँ से क्या इन्होंने क्या प्रोड्यूस करा दिया, हमारे पास एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन हमने ये देखना है कि एल्डोस्टेरॉन हमारे पास किस में आ गया है, ब्लड में आ चुका है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन ने ब्लड में, एल्डोस्टेरॉन की टारगेट सेल क्या है, किडनी है, ठीक है। तो किडनी में उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम कहाँ पढ़ेंगे, किडनी के लेवल पे पढ़ेंगे, यानी किडनी के सेल्स पे पढ़ेंगे। तो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।